नमस्कार मित्रों, श्री राम स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। मित्रों, इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में देखा था, पूरा डिटेल में देखे थे हम लोग, है ना। लेकिन इस क्लास में हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी के बारे में देखेंगे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी से क्वेश्चन प्रीलिम्स में, चाहे यूपीएससी की बात करें या एनडीए की बात करें, सीडीएस की बात करें, सीएपीएफ की बात करें या स्टेट पीसीएस की बात करें, है ना, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। ठीक, जैसे कि सुपर कॉन्टिनेंट के बारे में पूछ लिया जाता है, पेंजिया के बारे में पूछ लिया जाता है, टेथिस सी के बारे में पूछ लिया जाता है, पेंथालसा के बारे में पूछ लिया जाता है, पेंजिया के डिफ्यूज होने के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स हैं, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं, उनके बारे में पूछ लिया जाता है। ये सारा टॉपिक हम इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ हम आपको बता दें कि जो भी हम सेशन ले रहे हैं उसमें बस आपसे केवल एक और एक रिक्वेस्ट है कि केवल आप देखिए, वीडियो को देखिए, एंड तक देखिए, इसका बेनिफिट उठाइए। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ नहीं। वीडियो आपको मुफ्त में मिल रहा है, इसको एंड तक देखिए, समझिए, और जो भी चीज़ें डाउट हो, चीज़ें नहीं समझ में आती हो वीडियो में, कि यहाँ पे आपको डाउट है, उस चीज़ को आप कमेंट सेशन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसको आप पूछ सकते हैं। ये आपके लिए फ्रीडम है। ठीक, चलिए, हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि पूरा का पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, समझिए, और अगर लगे कि हाँ, हमको किसी अपने मित्र को शेयर करना चाहिए कि उसका भी भला हो, तो आप कर सकते हैं। ठीक, चलिए, अब ज़्यादा हम समझाएंगे नहीं, बाकी आप खुद समझदार हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी से। भाई, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी है क्या? अभी तक तो हम पढ़े इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में। उसमें हमको क्या पढ़ना था? इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ने के पीछे रीजन क्या है कि हम ये जान पाए कि अर्थ सरफेस पे जो भी लैंडफॉर्म्स बने हुए हैं उनका ओरिजिन कैसे हुआ है ना। और उसी ओरिजिन को समझने के लिए ये सीक्वेंशियल चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं, है ना। क्रमिक चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई और किस किस बेस पे स्टडी किया गया कि पता चला कि आज जो हम माउंटेन, प्लेटू, ट्रेंच, ये सारी चीज़ें, प्लेन्स देख रहे हैं तो किसके कारण बने हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी आया, वो आया कहाँ से? 1912 में, है ना। कब? 1912 में एक अल्फ्रेड वेगनर नाम के साइंटिस्ट, नहीं कहेंगे, जियोग्राफर थे, है ना। आए थे क्लाइमेट की स्टडी करने, लेकिन कर कुछ और बैठे हैं। चलिए, तो अल्फ्रेड वेगनर जो है 1912 में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी को प्रपोज किए, है ना। यानी कि इन्हीं के दिमाग की उपज है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। ठीक, और ये क्या बताता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी क्या बताता है? ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। अकॉर्डिंग टू वेगनर्स continental drift theory, all the continents were one single continental mass called supercontinent or Pangea, and mega ocean surrounded this supercontinent. The mega ocean is known by Panthalassa. ठीक है, according to this theory, supercontinent Panthalassa, supercontinent Pangea began to split some 200 मिलियन ईयर बैक, है ना। 200 साल, 200 मिलियन साल पहले पेंजिया क्या होना शुरू किया? स्प्लिट अप होना शुरू हुआ, है ना, टूटना शुरू हुआ। पेंजिया फर्स्ट
splits in two big continental mass known as Gondwana and Laurentia, forming southern and northern modulus respectively. अब इसको हम अलग से समझेंगे। ये तो थियोरेटिकल पोर्शन है, टेक्स्ट में है, ये चीजें नहीं समझ में आई होंगी, लेकिन अब हम इसको कैसे समझेंगे, डायग्राम पे समझेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां से ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये है सुपर कंटिनेंट, जहां पे वेगनर बोलते हैं कि सारे के सारे कंटिनेंट आपस में जुड़े हुए थे। जो आज के डेट में हम कंटिनेंट देख रहे हैं, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, पैसिफिक ओशियन, ये सब देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थे। हाँ, और इन्हीं कनेक्टेड पार्ट को हम क्या बोलते थे, पैंजिया। पैंजिया, ठीक है। और ये पैंजिया किससे सराउंडेड था, वाटर बॉडी, है ना, किससे सराउंडेड था, वाटर बॉडी से। और इसको नाम दिया उन्होंने क्या, पैंथालसा। पैंजिया के बीचों बीच एक सी हुआ करता था, क्या हुआ करता था, सी, जिसका नाम था टेथिस सी, है ना, ये टेथिस सी हुआ करता था। और जो अभी बात कर रहे थे 200 मिलियंस बैक ईयर्स बैक में पैंजिया क्या हुआ, डिफ्यूज होना शुरू हुआ। और डिफ्यूजन के पीछे रीजन क्या था, उन्होंने रीजन दिया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन अट्रैक्शन ऑफ मून एंड सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मून एंड सन, यानी कि चंद्रमा और सूर्य के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण पैंजिया में डिफ्यूजन हुआ। और ये पैंजिया जब डिफ्यूज हुआ तो किसके फॉर्म में दिखाई देने लगा, अभी ये क्या था, ये था हमारा सुपर कंटिनेंट, जब सारे के सारे कंटिनेंट आपस में अटैच थे, है ना। अब जब सन और मून के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इन्फ्लुएंस में आकर के पैंजिया डिफ्यूज हुआ, तो ये सीन हमको देखने को मिलता है, जो आज के डेट में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशिया, रसिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया दिखाई देते हैं अलग अलग पार्ट के रूप में। ठीक है, चलिए अब मुझे लगता है यहां तक आप क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब आगे देखते हैं कि ये चीजें थी कैसे। तो आपको दिख रहा होगा 225 मिलियन ईयर्स एगो पैंजिया कैसा था, पैंजिया का फॉर्म कैसा था। धीरे धीरे ये स्प्लिट होना शुरू हुआ 150 मिलियन ईयर एगो, लारेसिया गोंडवाना 100 मिलियन ईयर्स एगो। देखिए आपको कैसे स्प्लिट अप होते हुए दिखाई दे रहा है। और आज के डेट में इसी पैंजिया का फॉर्म क्या है, देख सकते हैं आप इस डायग्राम में, मैप में, ग्लोब पे। ठीक है, चलिए अब इसी में हम थोड़ा सा और एक बात करेंगे कि जो पैंजिया था, अभी बात कर रहे थे ना कि पैंजिया डिफ्यूज हुआ, टेथिस सी था, है ना। ये पैंजिया जो है, ऊपर वाला जो पार्ट डिफ्यूज हुआ, ऊपर वाले पार्ट को हमने क्या कहा, सॉरी, ऊपर वाला पार्ट लारेसिया पार्ट था, और साउथ वाला जो नीचे का पार्ट था, सदर्न हेमिस्फीयर अगर कहें तो सदर्न वाला पार्ट गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया।
ठीक। अब इसी लारेशिया का जो आज के रूप में हम देखते हैं, जो आज पार्ट है लारेशिया का, वो क्या है? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, रसिया। वहीं गोंडवाना का अगर हम पार्ट देखें तो आपको देखने को मिलेगा साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडो ऑस्ट्रेलिया। ठीक। तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया पहले किसका भाग हुआ करता था, तो उसमें आपको कई पार्ट गोंडवाना दे देगा, लारेशिया दे देगा और बहुत सारे कई पार्ट दे देंगे और उसमें आपको कैटेगराइज करना होगा कि किसका पार्ट था, है ना। फिर लारेंसिया के बेस पे दे देगा क्वेश्चन कि लारेंसिया का कौन सा पार्ट है। ठीक। अब हम बात करेंगे कि जो वेगनर साहब ने दिया कि एक सुपर कंटिनेंट था, उसमें डिफ्यूजन हुआ और यही पैंजिया आगे टूट करके गोंडवाना और लारेंसिया के रूप में दिखाई दिया और वही लारेंसिया और गोंडवाना टूट करके आज 7 बड़े बड़े कंटिनेंट्स के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अंटार्कटिका के फॉर्म में। तो उसका एविडेंस क्या था, है ना, कुछ तो साक्ष्य रहा होगा। तो इन लोगों ने जब स्टडी करना शुरू किया तो आप जब एटलस उठा करके देखिएगा या फिर वर्ल्ड मैप उठा करके देखेंगे तो आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि वाह, क्या एविडेंस इन लोगों ने दिया था, क्या दिमाग लगाया था, है ना। जैसे यहां पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मैचिंग द कंटिनेंट्स, है ना, मैचिंग द कंटिनेंट्स। अब ये मैचिंग ऑफ द कंटिनेंट्स क्या है, इसको हम आगे देख लेते हैं, पहले वन बाय वन समझते हैं। फिट ऑफ द कंटिनेंट्स इनके दिमाग में आया, देखिए कितना शानदार चीज आया कि साउथ अमेरिका को इन लोगों ने क्या किया, उठा करके अफ्रीका के पास रखा और ऐसे, तो कहीं ना कहीं देखिए फिट हो गया कंटिनेंट एक दूसरे के पास। जैसे आप पजल या फिर रीजनिंग में सॉल्व करते हैं ना कि कोई एक इमेज है, सेम इमेज जैसा कौन सा दिख रहा है या फिर कटिंग वाला, सेम उसी तरीके से इन लोगों ने रीजनिंग लगाया और देखा कि साउथ अमेरिका के पास अफ्रीका को अगर फिट किया जाए तो सेम जो एज है, कोस्टल एरिया है, वो फिट हो जाते हैं, है ना। बाउंड्री जो है वेस्टर्न अफ्रीका और ईस्टर्न अमेरिका, साउथ अमेरिका फिट होता है। पहला एविडेंस इनका यही था। चलिए अब आगे देखते हैं। In 1964, Bullard created a map using computer program to find the right fit of the Atlantic margin and prove it to be quite, है ना। ये अटलांटिक मार्जिन, आप मिड अटलांटिक ओशियन में जब जाइएगा तो वहां पे क्या बना हुआ है, रिज बना हुआ है। रिज को भी उठा करके इन्होंने देखा तो सब एक दूसरे से फिट बैठ रहे थे। ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकेंड एविडेंस की। सेकेंड एविडेंस में क्या था, रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस ओशियन, है ना। तो रेडियोमेट्रिक डेटिंग के बेस पे मेथड से इन्होंने क्या किया, को रिलेट किया फॉर्मेशन ऑफ रॉक प्रेजेंट इन द डिफरेंट कंटिनेंट अक्रॉस द ओशियन, है ना, कि जो भी रॉक्स प्रेजेंट हैं डिफरेंट कंटिनेंट में अक्रॉस ओशियन, उनका एक दूसरे से रिलेशन किसके बेस पे स्टेब्लिश किया, रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड के बेस पे, है ना। एंशिएंट रॉक बेल्ट ऑन द कोस्ट ऑफ ब्राजील मैच विथ दोज फाउंड इन वेस्टर्न अफ्रीका, है ना। चलिए इसके बारे में हम देखें क्या बात कर रहा है। ये वेस्टर्न साउथ अमेरिका और वेस्टर्न पार्ट ऑफ
अफ्रीका का जो भी ये रॉक्स हैं वो क्या किए, मैच किए, सेम एज, है ना। द ओल्ड मरीन डिपोजिट फाउंड इन द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका बिलोंग टू जुरासिक एज। जब दोनों ही अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के रॉक्स का स्टडी किया गया तो ये पता लगाया इन लोगों ने कि किस एज से ये बिलोंग करते हैं, जुरासिक एज से, है ना। यानी जो भी क्या पाए गए, रॉक्स पाए गए साउथ अमेरिका और अफ्रीका में, वो किस एज से थे, जुरासिक एज से। दिस इंप्लाइज दैट द ओशन नेवर एग्जिस्ट बिफोर दैट टाइम, है ना। यानी कि ये चीज बताता है कि उस समय समुद्र नहीं हुआ करते थे, यानी कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका या अफ्रीका सब एक दूसरे से अटैच थे, बीच में कोई ओशियानिक बॉडी नहीं थी। बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब आगे देखते हैं ये चीज। मैचिंग फोल्ड माउंटेन रेंज, एटलस, अपलेशियन एंड स्कैंडेवियन हाईलैंड्स, है ना। इन सारी चीजों को मैच किया गया और ये जो रॉक्स दूसरे कंटिनेंट पे मिले वही रॉक्स अदर कंटिनेंट्स पे भी मिले, यानी कि इससे पता लगाया गया कि कहीं ना कहीं ये सब एक दूसरे से अटैच्ड थे। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब हम देखेंगे टिलाइट्स के बारे में। अभी टिलाइट्स होते क्या हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, है ना, जो ग्लेशियर के डिपोजिट से बनते हैं। अब ग्लेशियर आपको पता होगा, है ना, बहुत बड़ा वाटर बॉडी है जो बर्फ है यानी आइस से बना होता है, बर्फ से बना हुआ है ग्लेशियर, यानी कि जिसको हम बोलते हैं हिमनद। हिंदी में अगर बात करें तो उसको हम हिमनद बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं किससे बने हुए हैं, ग्लेशियर डिपोजिट से बने हुए हैं। द गोंडवाना सिस्टम, गोंडवाना का जब भी बात हो तो आपके माइंड में ये गूंजना चाहिए कि क्या साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया की बात की जा रही है। ठीक है, sediments from India is recognized as having the counterpart of 6 different land masses in southern hemisphere, है ना। गोंडवाना की बात जब भी हो तो हम इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं, सदर्न हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सदर्न हेमिस्फेयर की। और उस सदर्न हेमिस्फेयर में कौन कौन से कंटिनेंट आ जाते हैं, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारे हैं। ठीक है, छोटे छोटे। काउंटर पार्ट्स ऑफ दिस सीरीज फाउंड इन मेडागास्कर, अफ्रीका, अंटार्कटिका, फॉकलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, जिसमें इसका काउंटर पार्ट इस सीरीज में पाया तो गया लेकिन उसमें इंडिया का नाम मेंशन नहीं किया गया था। एट द बेस ऑफ द सिस्टम हैज थिक टिलाइट सिग्निफाइंग वाइड स्पीड एंड सस्टेन्ड ग्लेशिएशंस, है ना। यानी कि जो भी ग्लेशियर डिपोजिट पाए गए वो क्या है, बहुत ब्रॉड एरिया में, और जो सस्टेन ग्लेशिएशन यानी कि ग्लेशिएशन के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, जनरली द सिमिलरिटी ऑफ गोंडवाना टाइप सेडिमेंट, सिमिलरिटी ऑफ द गोंडवाना टाइप सेडिमेंट शोज दैट दिस लैंड मास हैज एक्सेप्शनली सिमिलर ओरिजिन। अगर हम सामान्यतः बात करें तो जो सिमिलरिटी थी गोंडवाना टाइप ऑफ सेडिमेंट्स की, ये शोज करते हैं, ये दिखाते हैं कि जो लैंड मास है वो किससे अपवाद स्वरूप ही सेम ओरिजिन से मिलते हैं। ठीक है, ग्लेशियल टिलाइट गिव क्लियर एविडेंस फॉर द पेलियोक्लाइमेट एंड द ड्रिफ्टिंग ऑफ कंटिनेंट, है ना। जो ग्लेशियर डिपोजिट्स हैं वो क्या देते हैं, एक बहुत ही स्पष्ट साक्ष्य देते हैं, एविडेंस देते हैं कि ये पेलियो क्लाइमेट्स और द ड्रिफ्टिंग ऑफ कंटिनेंट से रिलेटेड है ना। चलिए अब आगे बात करेंगे प्लेसर्स डिपॉजिट के बारे में। ये सब क्या है, एविडेंस है।
इन्हीं के बेस पे पता चलता है कि हमारा जो कंटिनेंट है क्या था। ये कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी की बात हो रही है, ठीक। और कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी की जब हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए हमको एविडेंस की जरूरत थी, और यही एविडेंस है जो बताते हैं कि ये जो कंटिनेंट्स थे आपस में जुड़े हुए थे। चलिए अब आगे हम बात करते हैं प्लेसर डिपॉजिट की। द प्रेजेंस ऑफ अबंडेंट प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड along the Ghana coast and the complete lack of source rocks in the area of phenomenal fact, है ना। द प्रेजेंस ऑफ अबंडेंट प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड along घाना कोस्ट, घाना कहाँ पे है, वेस्टर्न अफ्रीका में, है ना। द गोल्ड बियरिंग वेन्स आर प्रेजेंट इन ब्राजील and it is evident that the gold deposit of Ghana in Africa are obtained from the Brazil plateau from the time when two continents were beside to each other, है ना। अब देखिए यहीं पे बात करेंगे, जो प्लेसर डिपॉजिट्स मिले थे उसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ से एक एग्जाम्पल के तौर पे। ब्राजील है, ये ब्राजील है ना, और ये क्या है, घाना वाला एरिया है। तो जो भी प्लेसर डिपॉजिट मिले वे सेम मिले, है ना, और ये पता चला कि आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड थे। वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परमियो कार्बोनिफेरस ग्लेशियर्स सेडिमेंट्स इन साउथ अमेरिका, अफ्रीका, Madagascar, Arabia, India, Antarctica and Australia was one of the major piece of evidence for the theory of continental drift, है ना। यानी कि ये जो कंटिनेंट या फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं सेडिमेंट्स के, ग्लेशियर सेडिमेंट्स जो पाए गए साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, अरबिया, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, है ना, ये बहुत बड़ा एविडेंस था कि ये सारे के सारे चीज पहले आपस में जुड़े हुए थे और बाद में क्या हुए, ड्रिफ्ट कर गए, है ना, टूटे, स्प्लिट अप हुए और ड्रिफ्ट हो करके आज के प्रेजेंट लोकेशन में जहां जहां पे जो कंटिनेंट है, सब कंटिनेंट है, उसका लोकेशन है ना। यानी कि पहले क्या थे, आपस में अटैच थे। यहाँ पे जो भी बात की जा रही है वो सुपर कंटिनेंट के बारे में ही बात की जा रही है ना, कि जो भी हम कंटिनेंट आज के डेट में जहां पे देख रहे हैं, जो लोकेशन है, लैटिट्यूडनल या लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन है, वो पहले कुछ और था जो आज हम देख पा रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यूटी ऑफ ग्लेशियर्स इनफ्रेड फ्रॉम ओरिएंटेड ग्लेशियर्स स्ट्रिएशन एंड डिपॉजिट्स कॉल्ड टिलाइट्स, टिलाइट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, सजेस्टेड दैट एग्जिस्टेंस ऑफ द सुपर कंटिनेंट ऑफ गोंडवाना व्हिच बिकम अ सेंट्रल एलिमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। यानी कि हम बात करें तो दो पार्ट में पेंजिया पहले दो पार्ट में स्प्लिट हुआ, लारेसिया और गोंडवाना, लेकिन जो स्टडी का सेंटर बना, है ना, जिसके बेस पे हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में बात करते हैं, उसका बेस क्या था, गोंडवाना लैंड, है ना, गोंडवाना वाला पार्ट जो साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, ठीक। चलिए ये जो है आपको दिखाया गया है सिमिलरिटीज इन एज रॉक अलोंग द कोस्ट लाइन, और ये प्लेसर डिपॉजिट्स हैं, है ना। चलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स के बारे में बात कर लें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स में ये भी बताया जाता है कि अंटार्कटिका जो आज के डेट में लगभग पोल के पास लाई करता है, वहां पे क्या पाया गया था, फॉसिल्स पाए गए थे, कोल माइंस पाया गया था, कोल पाया गया था, है ना। तो कोल जो है इस कंडीशन में पोलर रीजन में जहां पे ऑलरेडी ग्लेशियर्स हो, ग्लेशिएशंस हो,
वहाँ पे जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम हो, माइनस में हो, वहाँ पे कोल का बनना मुश्किल है। तो इससे ये पता लगाया गया, गेस किया गया कि हो सकता हो जो अंटार्कटिका आज के डेट में पोल के पास है वो पहले इक्वेटर के पास हुआ करता हो। इक्वेटर के पास होने की वजह से ही यहाँ पे कोल डिपॉजिट्स मिले, और बाद में जब गोंडवाना लैंड या लारेसिया स्प्लिट अप हुआ तो टूट करके ड्रिफ्ट हुए और आज के डेट में पोल के पास स्टेब्लिश हुए, लाइव हो गया, है ना। चलिए अब देखते हैं द इंटरप्रिटेशन दैट लेम्यूर्स आकर इन इंडिया, यानी कि जो लेम्यूर्स इंडिया में पाए जाते हैं, अफ्रीका में पाए जाते हैं, मेडागास्कर में पाए जाते हैं, लेड टू द थियरी ऑफ लैंड मास नेम्ड लुमेरिया कनेक्टेड टू दिस थ्री लैंड मास। यानी कि लुमेरिया का जो वर्ड टर्म आया है लैंड मास, जिसको ल्यूमेरिया कहा जाता है, वो किस तीन लैंड मास से रिलेटेड है? इंडिया, अफ्रीका एंड मेडागास्कर। मेसोसारस वाज टीनी रेप्टाइल, ये क्या थे? रेप्टाइल थे, अडेप्टेड टू शैलो ब्रैकिश वाटर, है ना। छिछले ब्रैकिश वाटर में ये क्या करते थे? अडाप्ट हुए थे। द skeletons of these creators are found in the Trevor Formation of Brazil, Southern Cape Provinces of South Africa, है ना। यानी कि इनका जो स्केलेटन्स मिला है वो कहाँ पे? ब्राजील और सदर्न केप प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका से पाया जाता है ना। यानी कि कहीं न कहीं ये जो भी एविडेंस हैं, 3, 4, 5 टाइप के जो भी एविडेंस मिले, वो केवल और केवल ये शो करते हैं कि कॉन्टिनेंट आपस में क्या थे? कनेक्टेड थे, फिट थे। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखेंगे। प्रेजेंस ऑफ कोल सीम्स इन अंटार्कटिका। कोल फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर सच एज डेथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो भी कोल्स बनते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर, जैसे मृत पौधे, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। अंटार्कटिका वाज वंस inhabited by a lot of organism, है ना। अंटार्कटिका वाज वंस क्लोजर टू द इक्वेटर। इससे गेस किया गया कि अंटार्कटिका अगर पोल पे ही ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था तो ऐसे कंडीशन में कोल डिपॉजिट पाया जाना नामुमकिन था, लेकिन कहीं न कहीं ये अंटार्कटिका इक्वेटर के पास आसपास लाई करता था, और जो बाद में ड्रिफ्ट हो करके, बह करके या फिर टूट करके क्या दूर पोल के तरफ आकर के लाई हो गया, स्टेब्लिश हो गया। ठीक, चलिए लेकिन हुआ क्या? ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी था रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वेगनर कुड नॉट प्रेजेंट और एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, है ना। यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में तो बताया इन्होंने, लेकिन उसका मैकेनिज्म बताने में असफल हो गए कि आखिर जो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट किए, यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, वो कैसे हुआ, मैकेनिज्म क्या था, ये बताने में असफल हो गए। ठीक है, तो कभी कभी बेटा क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ लेता है कि रिजेक्ट होने के पीछे रीजन क्या था, है ना, इसके एविडेंस क्या है। सीएफपीएफ के एग्जाम में कभी कभी रिटन में पूछ लिया जाता है, यूपीएससी में प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है, ज्योग्राफी में जब मेंस का पेपर देंगे उसमें भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब इससे आगे जो है हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। और लास्ट में एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें, पेशेंस बना करके रखें, क्योंकि इसमें हमने जोक सपाट तो किया नहीं है। ठीक है, हो सकता है आपको बोरिंग भी लगे, लेकिन इसको आप थोड़ा सा रुक रुक करके देखें, रिफ्रेश हो करके देखें, लेकिन पूरा देखें और इस वीडियो का बेनिफिट उठाएं। और दूसरे
ज़रूरतमंद लोगों को भी शेयर करें ताकि उनका भी एक हेल्प हो। ठीक, चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग श्री राम स्टडी पोर्टल, और मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट सेशन में इससे आगे। थैंक यू।